स्टार्ट करें। वो आदरणीय है। टॉपिक लिखो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप आगे आ जाओ ना उठ के। क्यों जनसंख्या वृद्धि क्यों? हाँ आगे आ जा भाई। आगे, हाँ आप भी आ जाओ ऐसा ही साहब। आप यहीं रुक जाओ, दोनों आगे आ जाओ। और ऐसे ही बन जाए ना आप लोग, तब यही करना। क्या अगर शांति बनाए रखनी है तो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये ध्यान से सुनो, अपने सिलेबस में रीजनल ज्योग्राफी है पहली बात तो। चाहे पीएसआई हो, चाहे आर अदर एग्जाम हो, भारत का प्रादेशिक भूगोल, हिंदी में बोले तो। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नोट करो टाइटल। भारत का प्रादेशिक भूगोल। नमस्ते सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन बेटा, गुड आफ्टरनून। बनाना, आज तो इसी में लिख ले, पन्ने निकाल लेना बेटा, उसमें लगा देना स्पाइरल बाइंडिंग। वर्ल्ड ज्योग्राफी अधूरी नहीं छोड़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट पढ़ा दिए। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी में क्लाइमेट चल रहा है, और ये तीसरा फॉर्मेट इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कल सुबह 7 बजे भी क्लास लगे। हाँ तो मेरी वापस कल्चर की हटा के मेरी क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्री होऊंगा अगले 25 दिनों में, पढ़ाऊंगा पूरा। हाँ पूरा। तो 25 दिनों में 4 घंटे पर डे पढ़ रहे हो आप मेरे से। 4 × 25 तो कितने हो गए? 100 घंटे हो गए। और 100 घंटे में तो कितनी शादियां हो जाती है? पर घंटा एक तो देखो 100 शादियां हो जाती है। चल रही है ना, तीनों ही चल रही ना। सुबह वर्ल्ड, हाँ, दिन में राजस्थान और शाम को इंडिया। भारत प्रादेशिक भूगोल। अब इसमें सबसे पहली बात आती है भारत का नामकरण। ये लंबा चौड़ा कंटेंट है, फिर भी मैंने इसे शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखें इंडिया। इंडिया, इट मीन्स इंडस। इंडस को सिंधु, यूनानी लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस। ग्रीक लोग और स्पेशली स्ट्रेबो सिंधु नदी को इंडस नाम से पुकारा। कालांतर में सिंधु प्रदेश को इंडस इंडिया इंडिया कहा गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तब ये इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया। कौन सा? इंडिया। भारत के संविधान में भी इंडिया किया गया है। तो कि कौन
सवाल है इसमें कि कौन से लोगों ने इंडिया या इंडस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? ग्रीक लोगों ने। ये एक सवाल है, नोट डाउन करो। यूनानी लोगों ने। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया। GRA। PHIA। ज्योग्राफिक। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिका। नोट कर लिया बेटा? अब ध्यान से सुनो। इस मैप को देखो ध्यान से। ये इटली, ये यूनान, और ये ब्लैक सी, काला सागर, और तुर्की। ये मेडिटेरेनियन सी का एरिया, और ये अफ्रीका, यहाँ लाल सागर, और यहाँ स्वेज कैनाल का क्षेत्र। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ ना मैं, बोलो। और ये अपना हिंदुस्तान, और ये श्रीलंका, इधर ये कैस्पियन सागर, और ये स्पेन, ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन आ गया। नीचे महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, और वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये एशिया। अब बोर्ड पे देखो, नजरें बोर्ड से मत हटाना, नजरें बोर्ड से मत हटाना। ये एरिया कहलाता है यूनान। ये पूरा का पूरा एरिया यूनानी था, यूनान। और स्ट्रेबो जो है वो रोमन और यूनान दोनों कालों के बीच का पॉइंट है। यानी ईसा मसीह का पुनर्जन्म और ईसवी जो स्टार्ट हुआ था वो स्ट्रेबो के टाइम में हुआ था। ध्यान से सुने, यहाँ एक रिवर है, इस रिवर का नाम है गंगा, और गंगा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये सिंधु, सिंधु रिवर। और स्ट्रेबो से पहले मैगस्थनीज, नाम सुन रखा है? मैगस्थनीज काल में, याद आया कुछ? मैगस्थनीज ने लिखी थी, इसका विस्तृत वृत्तांत कहाँ मिलता है? स्ट्रेबो की ज्योग्राफिया में। ठीक है, तो यूनानी काल के बारे में ज्यादातर जो नॉलेज मिलती है वो ज्योग्राफिया में मिलती है, ज्योग्राफिका में, सॉरी, ज्योग्राफिका का।
ज्योग्राफिया तो इरेटोस्थनीज की है, और ज्योग्राफिका ये स्ट्रेबो की पुस्तक है। स्ट्रेबो के बाद आया था टोलमी। तो यहाँ देखें सिंधु, सिंधु को नाम दिया इन्होंने इंडस, ठीक है। पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को पोलीबोथ्रा कहते थे। क्या कहते थे? पोलीबोथ्रा। पोलीबोथ्रा मतलब पाटलिपुत्र। और यहाँ मौर्य काल में, कौन से काल में? मौर्य काल, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसी सिंधु में, तो ये यूनानी लोगों ने इस सिंधु को इंडस नाम से पुकारा, और यही क्षेत्र कालांतर में क्या कहलाया? इंडिया। ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 एडी में, ईस्वी में। अब आगे देखो ध्यान से, यहां दो नदियां बहती है। पहली ये दजला, याद आया कुछ? और दूसरी फरहात। दजला और फरहात मेसोपोटामिया। दजला और फरहात के नीचे वाले भाग में यहाँ फारसी लोग रहते थे। फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू शब्द से पुकारा। सिंधु को हिंदू शब्द से पुकारा, क्योंकि ये सै का प्रोनाउंसिएशन किस रूप में करते थे? है रूप में करते थे, ठीक है। शिमला को क्या कहेंगे इनके अकॉर्डिंग? हिमला। शिवराज को हिवराज, और शिल्पा को हिल्पा। सै को क्या बोलते थे? है। तो सै को है बोलेंगे तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है। मुगल काल में भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। सल्तनत है हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की सल्तनत। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। कौन से लोगों ने? फारसी लोगों ने, ठीक है। और यूनानी लोगों ने ध्यान दे क्या नाम दिया? इंडस। और इंडस से क्या बना? इंडिया। और सिंधु को फारसी लोगों ने क्या बोला? हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान। क्लियर? बोल तो जाओ, आ गया समझ में पूरा पूरा? अब इसी सीरियल में देखो ध्यान से, बड़े मजे से समझते चलो। ये अपना गुजरात था, और ये इंडिया का पार्ट, इधर ये वर्तमान पाकिस्तान। तो ये किसी जमाने में भारत का ही भाग था। ये पूरा इंडिया था, पूरा का पूरा क्या था? इंडिया। अब इसमें ध्यान से समझना इस चीज को। यह हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिंदुकुश। हिंदुकुश। और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के आगे इंडस यानी सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम है। ये सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु। और सिंधु में जो सहायक नदियां आकर मिलती है, ट्रिब्यूटरीज, वो इस प्रकार थी। पहले देखो, सिंधु में आकर मिलती है झेलम, कौन आकर मिलती है? झेलम। झेलम नहीं मिलती रे बेटा, चिनाब मिलती है। कौन मिलती है? चिनाब। और झेलम किस में मिलती है? चिनाब में। और चिनाब में ही आकर रावी मिलती है, रावी। और इसी के समानांतर आकर मिलती है सतलज।
और सतलज के बराबर बहती है घग्गर, और रावी और सतलज के बीच में आकर मिलती है व्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज एंड घग्गर, इस प्रदेश को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। और वास्तविक रूप में हिंदुस्तान ये था। काबुल, काबुल रिवर जो है वो अफगानिस्तान से आकर मिलती है, तो ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान काबुल के कैचमेंट में गांधार नगर है, और गांधार से तो रावी, व्यास, घग्गर, घग्गर और सतलज यहाँ से यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? यमुना। यमुना नदी के किनारे कुरु राजवंश की स्थापना हुई। कुरु राजवंश की स्थापना हुई, और कुरु राजवंश की स्थापना में ध्यान दें जो कंट्रीब्यूट था उसमें भीष्म पितामह का था ना? नाम सुन रखा है? कौरव, पांडव, भीष्म पितामह, गांधारी, दुर्योधन। तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? कुंती या द्रौपदी? गांधारी। रामायण पढ़ी ना ढंग से? अच्छा, महाभारत। महाभारत कौन सी भारत? महाभारत। तो महाभारत में द्रौपदी, द्रोही थी ना, द्रौपदी। ठीक है, सुनो, भीष्म पितामह यहां से यहां आए थे, और यहां आकर किसको लेके गए थे? गांधारी को। तो प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शादी हुई थी वो यही हुई थी, गांधारी की। गांधारी को कहां से लाए थे? अफगानिस्तान से। तो वो मामा शकुनी था ना, वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का। और अभी क्रिकेट में कौन सा बॉलर है अफगानिस्तान का? हाँ, राशिद खान है, वो अफगानिस्तान का ही तो है। अब आजकल ध्यान नहीं, इस पूरे एरिया में तालिबान है। कौन है? तालिबान। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज, इस पूरे एरिया को सप्त सैंधव कहा जाता है। अफगानिस्तान से ही ध्यान दें आर्य लोग भारत आए थे। कौन से लोग? आर्य। और आर्यों की 5 शाखाएं थी। ठीक है, कितनी शाखाएं थी? 5। इसी कारण भगवान कृष्ण के संघ का नाम क्या है? पांचजन्य। जन का मतलब क्या होता है? शाखा, कबीले। पांचजन्य यानी पंचजन्य। भगवान कृष्ण के संघ का नाम क्या है? संघ का पांचजन्य। ठीक है, तो ध्यान दो, आर्यों की कौन सी शाखा आई थी? यहाँ कुरु। और कुरु राजवंश में ही भरत नाम का राजा था। ठीक है, उसी के नाम पर भारत नाम रखा गया। भरत नाम का जो राजा था उसी के नाम पर भारत नाम रखा गया। महाभारत काल में, प्लीज, महाभारत काल में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। याद रखना इस बात को। क्या कहा जाता था? भारतवर्ष। और बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, नाम याद आया? बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्यों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। अभी तक मैंने कितनी बातें पढ़ाई है आपको? 4 बातें। कितनी बातें? 4। पहली बात, इंडिया किन्होंने दिया? यूनानियों ने। हिंदू किन्होंने दिया? पारसियों ने। ठीक है, और आर्य लोग कहाँ से आए? अफगानिस्तान से। कहाँ से आए? अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान के अपर पार्ट, अरल सागर, कैस्पियन सागर के आसपास के एरिया से। बैक्ट्रो नगर से आए थे, आमू नदी के किनारे से आर्य लोग। वहाँ भी ध्यान दें, आमू नदी के किनारे जो है सभ्यता मिली है, वहाँ सभ्यता में हवन वेदियाँ मिली है, और ध्यान दें स्वास्थ्य का निशान मिला है। तो जब हवन वेदियाँ मिली तो हवन कौन करता है? आर्य लोग ही करते थे। आर्य लोग ही करते थे ना। तो आर्यों का मूल स्थान लिवरपूल वगैरह ने कहा माना? मध्य एशिया। कहा माना? मध्य एशिया। तो आर्य लोग जो है खैबर दर्रे से भारत आए। 5 शाखाएं आई थी, उसमें कुरु राजवंश सबसे इंपॉर्टेंट था, और कुरु राजवंश में ही भरत नामक राजा था, और भरत से ही भारत नाम पड़ा।
महाभारत काल में इसे भारतवर्ष कहा जाता था। और ध्यान दें, बौद्ध साहित्य में इसे जम्बूद्वीप कहा गया। भारत को क्या कहा गया? जम्बूद्वीप। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक है नामकरण संस्कार। किसका? इंडिया का। बौद्ध साहित्य में इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। आ गया समझ में? अब सप्त सिंधु कौन नदियां आती है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और घग्गर। वेदों की रचना किसके किनारे मानी गई? घग्गर के किनारे। किसके किनारे? घग्गर के किनारे। यह माना जाता है कि वेदों की रचना जो है वो वेद व्यास जी ने की है। बट ध्यान दें, वेदों की रचना एक श्रुति के रूप में हुई है, परंपरागत रूप से हुई है, ट्रेडिशनल रूप से। मैंने आपको बोल बोल के सिखाया, उस समय कॉपी किताबें नहीं थी, बोल बोल के सिखाते थे, फिर आप उसको रटते थे। फिर अगर कोई नई बात आपको साइंटिफिक नजर आती तो उसको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करते, और फिर आप नया दोहा या चौपाई बनाते, फिर वो संस्कृत के दोहे जुड़ते जाते। ऐसे करके वेदों की रचना हुई। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने नहीं करके क्रमबद्ध परंपरागत तरीके से वेदों की रचना हुई। इसलिए वेदों को कहा जाता है श्रुति कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति का मतलब सुनना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। वैदिक पाठ पठन की सबसे मुख्य पद्धति थी रटवा। जो भी चीजें करवा दो, कंठस्थ करवा दो। ठीक है, वैदिक काल में यही शिक्षण पद्धति थी। जो भी बातें हो उसको रटवा दो, गेय पद्धति से। आगे इतिहास में बताया जाएगा आपको। तो नक्शा अच्छा बना। ये अपना इंडिया। ठीक है, (1911) रविंद्रनाथ ठाकुर, गीतांजलि। सही है, बात एक ही है, ठाकुर ही है वो, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि 1911। क्या गाया था? पहला पद्य क्या था? बोलो देखे। हाँ, खड़े मत हो जाना। जन गण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, जॉर्ज पंचम के। जॉर्ज पंचम जनता, जन गण, गण मतलब तंत्र प्रशासन, जन गण। ठीक है, जनता और प्रशासन और पूरा राष्ट्र मन से आपको भारत का भाग्य विधाता मानता, जॉर्ज पंचम को। हाँ, मामला अलग है इसका। ठीक है, उसके लिए गाया गया था। और इसी को आज अपन क्या करते हैं? यही तो दुर्भाग्य है, क्योंकि नेहरू जी है बीच में। कौन है? नेहरू जी। नेहरू, ये जो धुन है, ये गाना है पूरा ऑर्केस्ट्रा धुन पे बजता है, और नेहरू जी को ऑर्केस्ट्रा पसंद थी, इसीलिए इसका पहला पैरा अपने लिए छोड़ दिया। भारत में गुलामी के अंश आज भी जिंदा है। ठीक है, ये अपना दुर्भाग्य है कि अपन ने, इजराइल अभी भी खड़ा हुआ है। ठीक है, 1947 के बाद इजराइल खड़ा हुआ है। 1945 के बाद इजराइल एक छोटा सा देश है, जैसलमेर से भी छोटा है। ठीक है, उसने पूरे वर्ल्ड में नाक में दम कर रखा है। सारी मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ, एक अकेला यहूदी देश एक तरफ। कौन? इजराइल। और अपन इतना संख्या में भी बहुत ज़्यादा है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अपनी शिक्षण पद्धति इतने खतरनाक बीज बोए गए थे कि अपन उसको आज भुगत रहे हैं। नया क्या करते हैं अपन? कुछ भी नहीं करते। मैंने मेरी लाइफ में क्या नया किया? किताबें पढ़ी, रहा आपको पढ़ाया, पूरी जिंदगी में सफ़ेद आ गए। नया क्या किया मैंने मेरी लाइफ में? कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहूदियों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि तुम जनरेट क्या कर सकते हो, नई चीज़ क्या बना सकते हो। और अपन को कक्का सिखा दिया, बारकड़ी सिखा दी, अंग्रेजी ABCD सिखा दी, वंस देयर वाज ए, आई रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, ये सब सिखा दिया। और अब तक सिखाते जा रहे हैं। अब तक आप लगभग 25-25 के हो गए, फिर भी आप उसी तरीके से पढ़ते जा रहे हो। नया क्या सीखा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने ब्लड में पैदा कर दिया शिक्षण पद्धति में। और ऊपर माइक सही लगाओ। सही लगा लिया बेटा? बोलो देखिए, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। लो, अरे आराम से,
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये पूरा दक्षिणी भारत आ गया। उत्कल, उड़ीसा, बंगाल, बंग, विंध्य, विंध्याचल। हाँ बोलो। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल यानी हिमालय। हिमालय, यमुना और गंगा यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल। उत्कल रंग यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, हिंद महासागर। हाँ? राजस्थान इसलिए रह गया कि गांधी जी कभी राजस्थान गुलाम नहीं था, डायरेक्ट। राजस्थान देसी राजाओं के राज चलता था, अंग्रेजों का डायरेक्ट गुलाम नहीं था। अंग्रेज कहाँ रहते थे राजस्थान में? अजमेर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अजमेर में। इसीलिए सेंट एंसलम, जितनी भी स्कूलें हैं अंग्रेजों की, सेंट जोसेफ, सेंट ये, सेंट वो सारी अजमेर में भरी पड़ी है। अजमेर से फिर जयपुर आई, कुछ बाहर चली गई, बाकी अजमेर है बेटा। क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में गई, जैसे जयपुर में ही है ये, यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल जयपुर में ही है। लेकिन ध्यान दो, पर्टिकुलर अंग्रेजों ने जो शुरुआत की है मेयो कॉलेज वगैरह की, वो अजमेर में की है। कहाँ की है? अजमेर। अजमेर शुरू से ही केंद्र सरकार के अंडर में रहा है। चाहे पृथ्वीराज चौहान देख लो, नाम सुन रखा है ना पृथ्वीराज चौहान? किसको भगा के लेके गया? वैजंती माला को, शिल्पा शेट्टी, संयोगिता को लेके गया था। शिल्पा शेट्टी कमाल है, संयोगिता को भगा के लेके गया, उससे शादी की। क्लियर? तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में भी ध्यान दें, अजमेर तो सेंटर ही था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सेंटर था, अकबर के टाइम में सेंटर गवर्नमेंट में था, अंग्रेजों के टाइम में सेंटर गवर्नमेंट में था। तो याद आ गया पूरा पूरा? बोलो। यही आपका राष्ट्रगान है। और एक्चुअल में जब भी आप राष्ट्रगान गाते हो तो इंडिया का प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हो आप इनडायरेक्टली। भारत का रीजनल ज्योग्राफी पढ़ लेते हो, सारे प्रदेश पढ़ लेते हो। आप जब सैल्यूट मारोगे ना, ऐसे ही बन जाओगे, तब मारोगे ना सैल्यूट, तो किसको मारोगे? इसी को तो मारोगे। उस समय मेरी याद जरूर आएगी कि सर प्रादेशिक भूगोल आ गया, ये तो पूरा का पूरा भारत का रीजनल ज्योग्राफी आ गया। जो जो नाम आएंगे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, एकदम याद आ जाएगी। जॉर्ज पंचम की सैल्यूट को नीचे करने लग जाओगे। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका? इंडिया का। वन बाय वन नोट करते चले। पहली लाइन में ये मैंने आपको नोट करवा दिया। अगली लाइन में ये मैप बनाओगे क्या? कहाँ चलो, तगड़ो, कहाँ चलो, जल्दी खींचो। ओ क्या? किन्होंने? क्या? हाँ, तो अब वो ट्रेड बन गया अपना, ट्रेंड बन गया एक तरीके से। किन्होंने? वो तो राजा था ना भारत का। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने जो किया था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जीतने का कारण कौन था? भारत था। अगर भारत पीछे सपोर्ट में नहीं होता तो ब्रिटेन नहीं जीत पाता। फोटो खींच लो ना बच्चों। क्या हुआ? बोल ले, पूछ ले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूनानी काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था, फिर क्या जवाब दोगे? पटना को क्या कहते थे? पटना। पटना समझते हो ना? पट जाना। सर मैं तो पटना हो गया। ठीक है। पटना को क्या कहा जाता था? पोलीबोथ्रा। श्रीलंका को तापराबोन, ईरान को मेडिया, ठीक है, सिंधु को इंडस और दजला को यूफ्रेटस, ठीक है,
और फरात दजला को टिग्रिस और फरात को यूफ्रेटस कहा जाता था। यूनान का महान विद्वान कौन था? अरस्तु। फारस के लोग क्या कहलाए? फारसी। फारस की खाड़ी। फारसियों के दो चार के नाम बताओ देखे। बोमेन ईरानी नाम सुना? बोमेन ईरानी। 3 इडियट पिक्चर देखी? उसमें वो प्रोफेसर बनता है जो कौन है? बोमेन ईरानी तो है। स्मृति नहीं, बोमेन ईरानी है, कुछ नहीं बोलते। बबन नहीं, बोमेन है, ठीक है। और स्मृति ईरानी नाम सुन रखा है? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। दादा भाई नौरोजी नाम सुना? रतन जी टाटा। ये सब कौन है? फारसी लोग हैं, ठीक है। फारसियों का कुआं कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्तमान में फारसियों की जनसंख्या कौन से जिले में है? अलवर में, ठीक है। रामगंज में डीएवी कॉलेज के पीछे फारसियों का कुआं। फारसी जिंद अवेस्ता इनकी पुस्तक का नाम है। फारसी लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की। एक ही देवता है इनके, सूर्य। अपने जैसे नहीं है 2 4 5 7 देवता। टाइम लगे तो बेरू जी की, संडे है तो बेरू जी की पूजा कर लो चाहे गणम माता जी की पूजा कर लो, अरे ना भाई अपने तो 4 5 देवता है। कहा आज व्रत रहे हनुमान जी का, ठीक है। मंगलवार शनिवार को नहीं लेता मैं, मतलब हनुमान जी। और रविवार को ले लेता हूँ, मतलब भैरव जी। और बचा बच माता जी, ठीक है। और कुछ भी नहीं खाना हो तो सोमवार शंकर भगवान क्लियर। तो अपने बढ़िया है, सनातन धर्म है। जैसे चाहे इलास्टिसिटी कर लो, घुमा लो फिरा लो। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? वो धर्म जो रेगुलर चला हो। और रेगुलर, सनातन मतलब लगातार, लगातार प्रभावी रहा हो। लेने देने वाली बात तो ही नहीं है भाई लेने देने वाली बात तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। नोट कर लिया? अगली लाइन में इसी में नोट कर लो 2 बातें नीचे। फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा। सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा। सिंधु को नाम से पुकारा। सिंधु को किस नाम से पुकारा? हिंदू। सै को क्या बोला? है। सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा। और इसी आधार पर सिंधु प्रदेश हिंदुस्तान कहलाया। सिंधु प्रदेश हिंदुस्तान कहलाया। हाँ, वो तो अपनी इच्छा अनुसार है। अब देखो नाम है रमेश, रमेश है, रमेश है। सै को कभी है बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। रमे ऐसा कहते हैं क्या अपन? नहीं कहते। तो मारवाड़ी में नहीं है। वो अपनी इच्छा होती है कि अपन क्या होता है? रमेश, ए रमेशिया, रमेशो, रमेशड़ा। ये अपनी नीति पर है, ये अपनी नीति पर है। बाकी अपन मारवाड़ी में कोई जरूरी नहीं कि सै को पहला अक्षर से आता है तो उसको है बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हलवा, तो हलवा को अपन क्या बोले? सलवा, हलवा ही बोलते हैं। सीरा, सीरे को क्या बोलते? हीरो। साबुत को हाबुत। तो पहले आ रहा है ना से, इसलिए वो होता है। लास्ट वाले आगे वाले से को कहाँ बोल रहे हैं अपन? शिशुपाल को क्या बोलोगे? ही उपाल, ही हु पाल है। अब तो याद रह जाएगा ना, बोल तो जाओ। और संदीप को हंदीप सै को क्या बोलोगे? ये कौन बोलते थे? फारसी। गुजराती नहीं है, फारसी है।
मारो डी करो, वो पिक्चर नहीं देखिएगा जो तिलक लगाता है, हाँ, धमाल उसकी गाड़ी वाड़ी चल जाती है, अरे मारो डी करो यो लगा के यो करता है, आज तारी कसम। तो वो फारसी तो होता है, वो हेरा फेरी में वो बंदूकें लाता ना, देखिए अक्षय कुमार की, उसमें वो बंदूकें चोर के लाता है, 3 बंदूकें, वो भी तो फारसी के घर से लाता है। मैं तो एक भी नहीं छोड़ता बेटा। अब अगली लाइन में लिखो, सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत, सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। अब ये बताओ मुझे, मैंने सिंधु का नाम तो इंडस लिख दिया, गंगा का नाम क्या लिखा? क्या लिखा? गंगा ही तो लिखा। उस समय भी गंगा कहा जाता था, आज भी गंगा। 100% बिल्कुल लॉस्ट का सीन। बाढ़ आ गई के बाद में उससे पूछा जाता है कि इस नदी को क्या कहा जाएगा, तो उसके मुंह से लॉस्ट पिक्चर, लास्ट सेंटेंस क्या बोलते? इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु नदी यानी इंडस सिविलाइजेशन का क्षेत्रीय, सिंधु नदी का क्षेत्रीय। यहां से ध्यान दें, बाढ़ वगैरह के कारण शिफ्टिंग कहां हुई है? गंगा। तो ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी के, सिंधु सिविलाइजेशन के बाद में ही महाभारत और रामायण सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो महाभारत और रामायण सिविलाइजेशन, बड़े सावधानी सुनो, आज की सिविलाइजेशन के बाद ही, ठीक है, आर्यकाल स्टार्ट हुआ, वैदिक स्टार्ट हुआ। उत्तर और वैदिक, उत्तर वैदिक काल में ध्यान दें, इस क्षेत्र में जनपदों की स्थापना हुई, और वैदिक में आगे आर्य सभ्यताएं विकसित हुई है? हाँ तो जाओ ना, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कोई क्वेश्चन है? क्या हुआ? क्या कह रही थी बेटा? अरे इसके बारे में तो बोल दिए मैंने, देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है। एक पिक्चर और देखी थी, उसमें कुछ अलग ही सीन आता था। उसमें बोले कि तेरी माँ मर गई। बोले हाँ तेरी माँ मर गई। ये तेरी माँ मेरी माँ जैसी थी। बाद में उसकी कौन मर जाती है? पत्नी। और आज जाके उसको कहता है ये तेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी भी थी। आ गया समझ में? तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने दो इसको। उतरवाना निकलो, लिखवाना ना तो मैं लिखवा दूंगा, मुझे भी पता है। क्या लिखा? सप्त सैंधव प्रदेश में, ये लिखा था ना लास्ट लाइन में, उत्तर पश्चिम आता है भारतीय उपमहाद्वीप का। इस प्रदेश में 7 नदियां है। इस प्रदेश में निम्न 7 नदियां बहती है। सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों के नाम लिखो, देखे बिना देखे, ऊपर से नीचे सही क्रम होना चाहिए। पहली कौन है? ऊपर ऊपर कौन है? देखो उसमें सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज, सतलज के बाद घग्गर। लिखो सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, शत्रुधि, रावी, व्यास, शत्रुधि। ठीक है, घग्गर को सरस्वती कहा जाता था। व्यास, शत्रुधि, शत्रुधि मतलब सतलज, वह घग्गर।
अरे भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये बच्चिया के? सतलज व गंगा नदी हो गई 7 नदियां। एक बार काउंट करके देखना, देखे सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब के बाद व्यास, व्यास के नीचे सतलज के नीचे घग्गर, ये 7 नदियां। सप्त सैंधव प्रदेश लाइन में सैंधव प्रदेश ही आर्य सभ्यता विकसित हुई। आर्य सभ्यता विकसित, आर्यों की कुरु शाखा, आर्यों की कुरु शाखा कौन सी शाखा? रतनलाल का कुरु शाखा के भरत राजा के नाम पर, कुरु शाखा के भरत राजा के नाम पर, भरत राजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत हुआ, भारत पड़ा। इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। ये बच्चा क्या कह रहा था? क्या पढ़ा? भारत। क्लियर? आर्यों की कौन सी शाखा थी बेटा? भरत शाखा, कुरु राजवंश। नोट कर लिया? अगली लाइन में मोस्ट करके, महाभारत काल में भारतीय क्षेत्र को, महाभारत काल में भारतीय क्षेत्र को भारतवर्ष नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष नाम से जाना जाता था। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य में भारत के लिए जम्बू द्वीप नाम रख, भारत के लिए जम्बू द्वीप नाम, भारत के लिए जम्बू द्वीप नाम प्रयोग में लिया जाता था। जम्बू द्वीप नाम प्रयोग में लिया जाता था। आ गया समझ में? फारसियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान, और यूनानियों ने इंडिया, इंडस। ठीक है? और ध्यान दें, आर्यों की कौन सी शाखा? भरत, कुरु शाखा। और कुरु शाखा का राजा कौन था? भरत। और उसी के नाम पर भारत पड़ा। महाभारत में किस नाम से जाना गया? भारतवर्ष। ठीक है? क्लियर? और ध्यान दें, बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया इस देश को? जम्बू द्वीप। और सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियां आती है? 7। कौन कौन सी है? आर्य लोग कौन से देश से आए थे? अफगानिस्तान से। गांधार से महाभारत काल में कौन था? गांधारी, शकुनी नहीं था क्या? गांधारी और शकुनी। ठीक है? तो एक सिंपल सी बात है, जीजा जी को कौन ले डूबता है? साड़े जी। ये बात महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने कही थी। साड़े कभी नहीं पाड़ लें, क्योंकि आया था ना, मामा ही तो आया था, दुर्योधन का मामा। और किसके साथ आ गया? बहन के साथ आ गया। उसी के दिमाग की उपज ही तो है ये महाभारत। महाभारत ऐसा युद्ध था, ठीक है, जिसमें लगभग मान के चलो 50 लाख व्यक्ति, ठीक है, युद्ध लड़ा था। सारे पैदल वाले सब, ठीक है। और जिसमें से मात्र 18 व्यक्ति जिंदा बचे थे लास्ट में। कितने व्यक्ति? 18। 50 लाख में से 18 व्यक्ति जिंदा बचे थे।
आप सोच सकते हो कि उस युद्ध में 50 लाख आदमी काम में आए, तो उनकी पत्नियां भी तो थी, कितनी विधवाएं बची होगी? ज्यादा नहीं तो बेटा 35 लाख तो बची होगी ना भाई। कुछ नवयुवक थे बिना शादीशुदा वाले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 16 साल की उम्र में अभिमन्यु भी शादी करके गया था। महाभारत में काम में आ गया था ना चक्रव्यूह में, ठीक है। और एक बड़ा सा बलवान भीम का पुत्र कौन था, एक लंबा चौड़ा घटोत्कच, बबरिक, तो बबरिक तो बाद की बात थी, घटोत्कच, क्लियर। और हर भारत के प्रदेश से यहाँ योद्धा आए थे लड़ने के लिए, ठीक है। इवन पश्चिमी बंगाल यानी अंग प्रदेश से भी आए थे, बिहार से। अंगराज कौन था? कर्ण था, कर्ण था ना। महाभारत को देखा करो थोड़ा बहुत, उसमें क्या प्रादेशिक नॉलेज है, रीजनल नॉलेज है। इतिहास में वैसे भी महाजनपद काल में वो सारे महाजनपद, अवंती, उज्जैनी, मगध, कंबोज, सारे के सारे प्रदेश है। क्या मुस्लिम धर्म का विकास जो है वो लगभग लगभग ईसा के पश्चात 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दियों में हुआ था। उससे पहले कोई ये नहीं था, जंगली भी तो थे। जंगली अवस्था में यूनानियों का प्रदेश अलग था, ईसाई धर्म विकसित हो चुका था, तो ईसाई धर्म भी ईसा के टाइम में हुआ। मतलब ये देखो कि जो हिंदू धर्म की जड़ें हैं वो ईसा से लगभग 2500 साल पहले की मानी जाती है। आ गया समझ में? और उस समय मुस्लिम धर्म नहीं विकसित हुआ था। मुस्लिम धर्म का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था इस्लाम ईसाई संचार संघर्ष के बाद में, तीव्र गति से फैला, और आज सबसे ज्यादा मुल्कों में फैला हुआ है। कौन सा धर्म? इस्लाम। और ध्यान दें, ईसाई धर्म जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में विश्व में सभी जगह फैला हुआ है। हिंदू धर्म गिने चुने देशों में है, ठीक है। बौद्ध धर्म चीन भारत में है, ठीक है। जैन धर्म जो है छोटे छोटे रूप में, गुच्छों के रूप में, ठीक है, अलग अलग प्रदेशों में है। क्लियर? धर्म इंसान के लिए बनता है, इंसान धर्म के लिए नहीं। ये पूरा का कंटेंट समझ में आ गया? तीनों मानचित्र, चारों ही। चाहे तो ये भी देख लें एक बार, इसको भी फोटो खींच लो चाहो तो, ताकि पता चल जाए राष्ट्रगान में अपने कौन कौन से क्षेत्र हैं। फोटो सारी खींच ली ना? चलो आओ। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, अनुमान लगाया जाता है। देखो, इंडस और सिंधु से हिंदू, दोनों ही समकालिक ही है, क्योंकि फारस भी तो उसी समय कोरिलेटेड हो गया था, ठीक है। फारस भी तो उसी समय कोरिलेटेड हो गया था। नोट कर लिया? अब अगली लाइन में लिखो, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति। स्थिति लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति। तुमने इतिहास वालों से पूछ लेना, इंडिया हिस्ट्री पढ़ाने आएंगे ना, उनसे ज्यादा बढ़िया तरीके से समझा दे। अब देखो, वर्ल्ड में ऑन ग्लोब, वर्ल्ड या ऑन ग्लोब, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में माना जाता है, माना जाता है। किसमें माना जाता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नोट करो यहां तक, यूं है गोलार्ध में माना जाता है।
भारत मेरा देश है, इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, याद आया कुछ? समस्त भारतीय इसके भाई बहन है या उसके भाई बहन है। कहते थे ना बेटा, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। बच्चियां तो बोल जाती थी, छोरे बदमाश थे। याद आया कुछ? छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, यू आर समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, इसके भाई इसके। और ब्रेन में ये टांग करके, सर हाँ इसने गिरा दिया। कभी किए थी सर सरकारी स्कूल में की ना? उस समय प्रेयर पूरी बोलते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सका, तुम ही हो। यही तो चलती थी प्रेयर। सच बताओ, छोटे छोटे थे, नन्हे नन्हे से थे तो। ठीक है, याद नहीं है, याद करो, रिमाइंड करो। ठीक है, सबको सब याद है। तो भारत अब देखो ध्यान से, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के कौन से भाग में इंडिया? तो नॉर्थ ईस्ट में है। सर आपने तो बचपन याद दिला दिया, दिला दिया। ये इंडिया और ये यूरोप, ये ब्रिटेन, अंटार्कटिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका। नोट करो, जो भी बोलो साफ बोला करो। क्लास में अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाऊंगा बेटा। आपको जाना, वो बच्चे गए थे वैसे के वैसे निकल जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी क्लास में तो एक बच्चा बेटा, क्योंकि मुझे तो रिकॉर्डिंग करवानी है, कायदा तो ये है। जिसको जाना चले जाओ, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जाना था ना आपको। झटपटाट तो आप ही के हुई थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फायदा कोई और ले गया। ऐसी झटपटाट मत किया करो। पूर्वी गोलार्ध जब तक है जान, पश्चिमी गोलार्ध कल से क्लास में नहीं बैठोगे, और ये उत्तरी गोलार्ध। हाँ बेटा, तो मैं कब कह रहा हूं किसी ने मेरी शिकायत की? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा बेटा। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे को पढ़ाना तो ही है, रिकॉर्डिंग तो करवानी है, और इसीलिए तो आराम से मस्ती से पढ़ा रहा हूं। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। मैं साफ साफ कह रहा हूं बेटा कि जिसको जाना हो चले जाओ। क्या? किनको? चलो 5 मिनट और तो इस कंटेंट को तो पूरा कर लेते हैं। इस वाले, हाँ इस वाले टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो इंडिया किस में है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। नोट करो, पता तो चले आपको, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी के है। पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और कल पूरा का पूरा माइंड मेकअप करके आना कि कल क्लास 3 बजे तक चलेगी। पहले सोच के आना, ठीक है? कितने? 1 से 3 इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है? आप लोग
मॉर्निंग वाली क्लास अभी सोच रहा हूँ 1-2 दिन रुक जाऊं, क्योंकि प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा आप लोगों पे। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी है मेरे, नन्हे मुन्ने बेटे बच्चे बच्ची भी है अपने। अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ये बंद कर देंगे, फिर दूसरा पार्ट पढ़ाने लग जाऊंगा। ठीक है ना, ये नोट कर लिया। वर्ल्ड थोड़े चल रहा है, इंडिया चल रहा है ना। आओ ठाकुर आओ। आ गए ना मेरी क्लास ड्रॉप। सर ने भी ये कहा 5 मिनट और पढ़ा लो आप, उन्होंने आज्ञा दी है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल होता है पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल साइंस बहुत से आता है सर, हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी है। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल है यार। नोट कर लिया, बस एक लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड लिख लो। आज पीजी में क्या क्या बढ़ेगा खाने में पता ही नहीं है। बंद भी हो गया, ओले। तो पीजी टिफिन मंगवा लिया करना यहीं है। हाँ, सेटिंग करके रखो। पृथ्वी भी तो सेटेड है, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बिना सेटिंग के हो जाता है। टॉपिक खत्म। ठीक है, नोट तो आगे पहले एक लाइन लिखवा दी थी ना, और ये मैं पर उसके आगे वो लाइन है, बस इसमें इतना ही कंटेंट है। वो तो 5 मिनट आप लोगों से बातें चीतें कर रहा था मैं, जाके